हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन कॉमर्स लीजेंड चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। तो लेक्चर स्टार्ट करने के पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें नए नए लेक्चर्स का। तो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी इस लेक्चर के बारे में मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि अगर जो आपको अकाउंट्स अच्छी तरह से समझना है, तो आपको जो है अकाउंट्स के जो बेसिक लैंग्वेजेस में जो बेसिक लैंग्वेज है वो आपको सीखना और जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये बहुत सारे जगह आपको टाइम टू टाइम सुनाई भी देगा और आपको दिखाई भी देगा। तो ये सारे बेसिक टर्म्स आपको मालूम होगा तो आपको आगे की चीज़ें बहुत ही आसानी से आराम से आपको समझ में आएगी। तो आइए देखते हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। उसके अंदर फिर जो है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स है, कैपिटल्स एंड ड्राइंग्स है, और डेटर्स एंड क्रेडिटर्स है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर 8 है क्लास 11 का। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो लोग इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है कि अकाउंट्स की भाषा, अकाउंट्स का लैंग्वेज। आज का ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि इस लेक्चर में आप जो भी सीखोगे ये आपको लाइफ लॉन्ग जो है यूज़ होने वाली है। और जो लोगों को अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी अच्छी तरह से समझ में आ जाता है उनको अकाउंट्स जो है बहुत ही इजी लगता है, और बहुत आसानी से वो लोग जो है अकाउंटिंग को जो है सीख लेते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मेरा पूरा विश्वास है कि आपको ये लेक्चर ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। In order to have better understanding of accounting, it is necessary to know the meanings of certain basic terms used in accounting. आपको बताया जा रहा है कि अगर जो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझना है अकाउंटिंग को, देन इट इज़ वेरी नेसेसरी, तो आपको बहुत ही ज़रूरी है जानना मीनिंग्स ऑफ सर्टेन बेसिक टर्म्स। जो सर्टेन बेसिक टर्म्स हम लोग अकाउंट्स में यूज़ करते हैं, जैसे डेटर्स, फाइनेंशियल्स, नॉन फाइनेंशियल, मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी, ये सब आप लोग डे वन से बहुत बार सुन चुके हो। ठीक है, तो आप लोगों के मन में भी ये होगा कि ये मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी, कैश बेसिस, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सब क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी सारे जो कॉमन टर्म्स यूज़ किए जाते हैं अकाउंट्स में, वही आज हम लोग सीखेंगे। तो यूज्ड इन द अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज अ वर्सटाइल सिस्टम। अकाउंटिंग जो है एक व्यापक सिस्टम है, एक बहुत ही बड़ा सिस्टम है, विच सर्व्स अ लार्ज नंबर ऑफ पर्पस इन द मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड। ठीक है, अकाउंटिंग जो है एक वर्सटाइल सिस्टम है जो कि सर्व करता है लार्ज नंबर ऑफ पर्पस। बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए अकाउंटिंग का यूज़ किया जाता है, बहुत सारे पर्पस के लिए। सो मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में हैंस इसलिए द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजीज नीड टू बी अंडरस्टूड। इसके लिए हमको जो है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी सीखना बहुत ही ज़रूरी है, अकाउंट्स की भाषा सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तभी हम अकाउंट्स को अच्छी तरह से आसानी से और आसानी से हम लोग इसको समझ पाएंगे। बेसिक ऑफ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, जिसमें हम लोग पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस में जो है आपको पहले बताया गया है मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस। मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस के नाम से मालूम पड़ता है कि इस प्रकार के लेन देन में पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है। सो मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस में जो है फर्स्ट टाइप है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है कि पैसा जो भी लेन देन होगा, जो भी बाइंग एंड सेलिंग होगा गुड्स का, वो सिर्फ और सिर्फ उधारी पे होगा। उधारी पे होगा मतलब क्या, कि जो है परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स तो होगा, लेकिन पैसा जो है इमीडिएटली जो है एक जो है वो दिया और लिया नहीं जाएगा, वो
जो है 30 दिन के बाद 45 डेज के बाद जो है वो पैसा लिया दिया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो है मिस्टर एक्स ने परचेस किया मोटर कार 1 लाख रुपए का। ठीक है, बट जो है 1 लाख रुपया जो है वो 2 महीने के बाद जो है उस कार के डीलर को देगा। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन हो गया, लेकिन ये ट्रांजेक्शन जो है क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहलाएगा। उसके बाद जो है कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन में क्या होगा कि अगर जो मिस्टर एक्स ने मोटर कार परचेस किया कार डीलर से, लेकिन वो तुरंत पैसा दे रहा है कार परचेस करने के साथ ही कार डीलर को, तो उसे हम लोग कैश ट्रांजेक्शन्स बोलेंगे। आप लोग मॉल में जाते हो, शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करते हो, तो वहां पे आप लोग क्या करते हो, शॉपिंग करने के बाद तुरंत पैसा देते हो, बरोबर। तो जो है उसे हम लोग कैश ट्रांजेक्शन्स बोलेंगे। लेकिन बिजनेसमैन को क्या करना पड़ता है, बिजनेसमैन जो है बल्क में गुड्स परचेस करता है, तो गुड्स परचेस करने के बाद उसे गुड्स चेक करने में टाइम लगेगा, उसकी क्वालिटी भी चेक करनी पड़ेगी, तो ये इट टेक्स टाइम। ठीक है, इसके लिए जो है बिजनेसमैन हमेशा जो है एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम पीरियड लेता है, क्रेडिट पीरियड लेता है कि वे 1 महीने के बाद मैं आपको पैसा पे करूंगा। फिर उसके बाद जो है, तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी अभी देखा मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, जिसके अंदर 2 पार्ट देखा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन एंड कैश ट्रांजेक्शन्स का। अब हम लोग जो है ट्रांजेक्शन्स में एक और पार्ट है जिसे हम लोग नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स में जो है पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। आप बोलेंगे पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो क्या फ्री में लोग बाइंग एंड सेलिंग करते हैं गुड्स? जी नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो है, अगर जो सपोज एक एग्जांपल से देखते हैं, सपोज जो है मिस्टर एक्स के पास जो है राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा है, उनके घर में राइस ज़्यादा है, एक्सेस राइस है। ठीक है, तो अब वो एक्सेस राइस को जो है खाना बना के खा तो नहीं सकते, उसके लिए उनको एटलीस्ट दाल तो चाहिए। ठीक है, और दाल उनके पास है नहीं। दाल जो है सपोज मिस्टर वाई के पास है, वाई के खेत में जो है दाल का काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, तो दोनों जन क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा राइस और दाल एक दूसरे को देंगे। ठीक है, जिसके पास राइस ज़्यादा है वो थोड़ा सा राइस जो है मिस्टर वाई को देगा, और मिस्टर वाई के पास दाल ज़्यादा है तो थोड़ा सा दाल जो है मिस्टर एक्स को दे देंगे इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ फूड ग्रेन्स। सो इस तरीके से क्या हो गया कि दोनों जन जो है अपने घर में जो है दाल चावल बना के खा सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो दोनों का काम हो गया। तो इस ट्रांजेक्शन्स को हम लोग बोलेंगे बार्टर ट्रांजेक्शन्स। बार्टर ट्रांजेक्शन बोले तो जहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है। ठीक है, हाँ, मेरे पास जो सामान ज्यादा था वो मैंने आपको दिया, आपके पास जो ज्यादा सामान था वो आपने मुझे दिया। ठीक है, तो बहुत पुराने जमाने में जो इंडियंस के विलेज होते थे वहां पे जो है इसी प्रकार के ट्रांजेक्शन्स होते थे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग एक स्टोरी लाइन देखते हैं। हमारी स्टोरी में एक है मिस्टर ओम, जिन्होंने 1 लाख रुपया अपने घर से लाया या फिर अपने पॉकेट से निकाला, और उन्होंने शुरुआत की एक फर्नीचर बिजनेस की। ब्रिंग ऑन ₹1 लाख, खुद का 1 लाख रुपया लाया टू स्टार्ट हिज फर्नीचर बिजनेस। ऑब्वियसली बिजनेस जब भी आप स्टार्ट करोगे तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, और ये पैसा जो है आपको कहीं ना कहीं से तो लेके आना पड़ेगा। या तो ये पैसा आपका खुद का होगा, या कहीं ना कहीं से आप बैंक से लोन वगैरह लेके आएंगे। ठीक है, सो फर्नीचर का इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ये उनका फर्नीचर है। इनके यहाँ इनका फर्नीचर जो है, इस बिजनेस में मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस और नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस का क्या रोल है वो देखते हैं। सो इनका फर्नीचर जो है, एक कस्टमर है मिस्टर जय। मिस्टर जय को इनका फर्नीचर बहुत अच्छा लगा। सो मिस्टर जय ने परचेज किया फर्नीचर ऑफ ₹15,000 एंड पेड इन कैश। मतलब कि मिस्टर जय ने खरीदी किया फर्नीचर 15,000 का, और पेड किया उनको कैश में। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स हो गया है, मतलब कि यहाँ पे लेन देन हो चुकी है। क्या लिया इन्होंने, फर्नीचर लिया। क्या पेड किया, कैश। किसको पेड किया, मिस्टर ओम को। ठीक है, किसने पे किया, मिस्टर जय ने पे किया।
सो इस तरह का जो ट्रांजेक्शन्स हुआ है, लेन देन जो हुआ है, उसको हम लोग कैश ट्रांजेक्शन्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैश जो है इमीडिएटली मिस्टर जय के पॉकेट से गया है मिस्टर ओम के बिजनेस में। और ठीक इसी तरीके से मिस्टर ओम के बिजनेस से जो गुड्स है फर्नीचर का, वो मिस्टर ओम के बिजनेस से निकल के मिस्टर जय के घर पे गया। ठीक है, सो एक पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। आइए दूसरा पार्ट देखते हैं। एक और कस्टमर है मिस्टर अमन। मिस्टर अमन को भी जो है ओम का फर्नीचर बहुत अच्छा लगा, लेकिन इनको एक प्रॉब्लम है, इनके पास पैसा नहीं है मिस्टर अमन के पास। सो मिस्टर अमन कहते हैं कि मुझे फर्नीचर आपको बहुत अच्छा लगा मिस्टर ओम, आप ऐसा कीजिए, मैं 8,000 का फर्नीचर लूँगा और आपको 30 दिन के बाद पे करूँगा। परचेज फर्नीचर ऑफ ₹8,000 एंड विल बी पेड आफ्टर 30 डेज। सो इन्होंने भी फर्नीचर परचेज तो किया है, लेकिन अभी तक पैसा दिया नहीं है, 30 दिन के बाद देंगे। तो यहाँ पे भी ट्रांजेक्शन्स हुआ है, मतलब लेना और देना यहाँ पे भी हुआ है। क्या लिया इन्होंने? फर्नीचर लिया। किससे लिया? मिस्टर ओम से लिया। लेकिन इन्होंने कुछ दिया है क्या एज ऑन डेट? खरीदी करने के टाइम पे नहीं, कुछ भी दिया नहीं है। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, मतलब उधारी पे। ठीक है, मतलब इन्होंने माल तो ले लिया, मतलब कि फर्नीचर तो ले लिया, बट अभी तक पैसा दिया नहीं है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। और मिस्टर ओम जो है मिस्टर ओम के लिए जो मिस्टर अमन है, अकाउंटिंग टर्म्स में ये डेटर कहलाएंगे। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है डेटर, हाँ डेप्टर बोले आप ऐसा। ठीक है, तो ये डेप्टर क्या होता है? डेप्टर ये होता है कि जिसने आपके बिजनेस से पैसा तो ले लिया है, सॉरी, जिसने आपके बिजनेस में से गुड्स तो परचेज किया है, ठीक है, बट अभी तक उसने आपको पैसा दिया नहीं है। मतलब कि मिस्टर ओम ने सेल किया मिस्टर अमन को ऑन क्रेडिट, ठीक है, और अमन ने अभी तक मिस्टर ओम को पैसा दिया नहीं है, इसलिए मिस्टर अमन जो है, इनका नाम जो है डेटर्स की लिस्ट में लिखा जाएगा। मतलब कि डेबिट द डेटर, ऐसा हम बोल सकते हैं। ये देनदार है, किसके देनदार हैं? मिस्टर ओम के। तो इस तरह का जब भी ट्रांजेक्शन्स होता है, ठीक है, जिन लोग प्रोडक्ट तो परचेज कर लेते हैं बट पैसा तुरंत देते नहीं है, तो इन सभी लोगों को जो है एक कॉमन लिस्ट में लिखा जाता है। इन लोगों का नाम, उसे हम लोग बोलते हैं डेटर्स का लिस्ट। ठीक है, तो डेटर का मतलब अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जिसने माल तो ले लिया बट पैसा अभी दिया नहीं है, जिससे अभी पैसा रिसीवेबल है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं डेटर। अच्छा, अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे आपको नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स दिया गया है। अब ये नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स क्या होता है? अब मैंने आपको पहले बताया था, जिसके अंदर जो है कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो देखते हैं नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स में क्या होता है। मिस्टर आकाश एडवर्टीजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये मिस्टर आकाश है, इनकी एक एडवर्टीजमेंट की कंपनी है। एडवर्टीजमेंट की कंपनी क्या करती है? टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, ये सब जगह जो है ऐड चलाती है। ठीक है, प्रोडक्ट का, और उसके बदले में जो है, जिसका प्रोडक्ट होता है, जिसका एडवर्टीजमेंट ये लोग प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्ले करते हैं, उसके अगेंस्ट में इनको पैसा मिलता है। ठीक है, मिस्टर ओम का फर्नीचर बहुत अच्छा है, ठीक है, बट मिस्टर ओम ने अभी अभी 1 लाख रुपया दे के अपना फर्नीचर का बिजनेस स्टार्ट किया। सो अभी इनके पास इतना पैसा तो नहीं है कि ये टेलीविज़न पे या न्यूज़पेपर पे अपना जो है प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट दिखाए और कस्टमर को अट्रैक्ट करे। ठीक है, इनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये इनको मालूम है, बट मिस्टर अमन के पास पैसा है नहीं। ठीक है, अगर जिनके पास पैसा होता तो ये अपना प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट टीवी पे चलाते थे, स्कीम देते थे, तो बहुत सारे लोग जो है इनके शॉप पे जाते थे और इनका फर्नीचर खरीदते थे, बट इनके पास पैसा है नहीं। तो मिस्टर ओम जो है मिस्टर आकाश को मिलते हैं। ठीक है, और मिस्टर आकाश की एडवर्टीजमेंट की कंपनी ऑलरेडी है, और मिस्टर आकाश का भी एक प्रॉब्लम है। मिस्टर आकाश ने भी अभी अभी कंपनी चालू की है, एक बड़ा सा ऑफिस इन्होंने बनाया है। उस बड़े से ऑफिस में इनको फर्नीचर की ज़रूरत है,
मतलब टेबल, कुर्सी, कंप्यूटर टेबल, चेयर्स, ठीक है। हाँ, ये सब चीज़ों की इनको भी ज़रूरत है मिस्टर आकाश को। बट मिस्टर आकाश के पास भी पैसा नहीं है कि वो ये सारी चीज़ें खरीद सके। तो मिस्टर ओम और मिस्टर आकाश आपस में क्या डिसाइड करते हैं कि मिस्टर आकाश कहते हैं कि एक काम कीजिए, आप मुझको जो है 20,000 का फर्नीचर दे दीजिए और उसके बदले में मैं आपका प्रोडक्ट का टीवी पे एडवर्टीजमेंट प्ले कर दूंगा 20,000 वर्थ का, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मुझे मुझे जो है मेरे ऑफिस के लिए फर्नीचर मिल जाएगा और आपको आपका प्रोडक्ट बेचने के लिए पब्लिसिटी आपको मिल जाएगी। तो दोनों एग्री हो गए। रन द टीवी एडवर्टीजमेंट ऑफ फर्नीचर फॉर मिस्टर ओम बिजनेस एंड इन एक्सचेंज ऑफ ही गेट फर्नीचर फॉर हिज ऑफिस प्रीमाइसेस। तो यहाँ पे क्या हो गया, बार्टर ट्रांजेक्शन हुआ है। बार्टर ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, बार्टर ट्रांजेक्शन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लेन देन तो हुआ है, ट्रांजेक्शन हुआ है, बट उसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट जरा भी नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ है, इसने अपना सामान इनको दिया आकाश को, और आकाश ने जो है बदले में इनको टेलीविजन एडवर्टीजमेंट की सर्विस प्रोवाइड की। तो इसे हम लोग कहते हैं बार्टर ट्रांजेक्शन्स। ये ट्रांजेक्शन है। सो यहाँ पे हमारी स्टोरी, छोटी सी स्टोरी खत्म होती है। अभी इस स्टोरी में अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी कहाँ कहाँ कैसे कैसे आई है वो हम देखते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी एक है कैपिटल। द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल का मतलब ये मत समझना कि दिल्ली का कैपिटल, इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, ये नहीं। कैपिटल का मतलब होता है कि पूंजी, हिंदी में बोलते हैं पूंजी, ठीक है। तो जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो इनिशियल पैसा लेके आना पड़ता है, वो पैसा आप कहीं से भी लाओ, खुद के पॉकेट से लाओ या कहीं से कर्जा मांग के लाओ या कहीं से भी लेके आओ, बट जो भी पैसा आप बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे सबसे पहले लेके आओगे, सबसे पहले जो सब बिजनेस में पैसा आता है बिजनेस स्टार्ट करने के समय, उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर। और ये पैसा कौन लेके आएगा, जो कंपनी का मालिक होगा वही लेके आएगा ना शुरुआत में, तो उसे हम कैपिटल बोलते हैं। एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर द लायबिलिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल। ये टर्म्स मैं आपको डिटेल में आगे समझाऊंगा। एक्सेस ऑफ एसेट्स, प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी का अमाउंट जो है ज़्यादा है ओवर द लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब होता है कर्जा, देनगी, ठीक है। सपोज मिस्टर ओम जो है, इनको बिजनेस में किसी को 5,000 रुपया देना है और इनके पास 10,000 का 15,000 का एसेट्स है, तो 10,000 का एसेट्स में से 5,000 की लाइबिलिटी लेस करेंगे तो आपके पास जो भी अमाउंट बचेगा इज कॉल्ड एज कैपिटल। ये हम लोग इन डिटेल में आगे सीखने वाले हैं, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर द लायबिलिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्म्स, ड्राइंग्स। द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स, एसेट्स एक्सेट्रा withdrawn from the business by the owner for personal use called as drawings। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है कि अभी मिस्टर ओम जो है, इन्होंने अपने बिजनेस में, इनका फर्नीचर का बिजनेस है, इन्होंने एक फर्नीचर बहुत अच्छा बनाया और उसको ये अपने घर पे लेके गए खुद के यूज के लिए। तो उस ट्रांजेक्शन्स को हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स बोलेंगे। उसे इस कॉन्सेप्ट्स को ड्राइंग के नाम से जाना जाता है। द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स, ठीक है। हाँ, सो इन्होंने बिजनेस का पैसा भी अगर जो घर पे लेके जाते हैं तो उसको भी ड्राइंग बोलेंगे, या फिर इनके बिजनेस में से कोई गुड्स या फिर कोई इनके बिजनेस में कोई एसेट्स, फॉर एग्जांपल क्या कंप्यूटर्स है, उसको ये घर पे लेके जाते हैं, ठीक है, हमेशा के लिए, फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज कॉल्ड एज ड्राइंग्स। सो बिजनेस से बेसिकली ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि बिजनेस का कोई भी चीज, चाहे वो एसेट्स हो या गुड्स हो या फिर कैश हो,
उसको आप जो है अपने घर पे लेके जाते हो पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। गुड्स, गुड्स का मतलब क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा है कि गुड्स का मतलब प्लेन लैंग्वेज में ये होता है कि अगर जो आप कोई भी कमोडिटी को बल्क में रखोगे, बल्क में बोले तो बिग क्वांटिटी में रखोगे, तो उसको आप गुड्स बोलोगे। अगर जो क्वांटिटी बिग नहीं है, एक दो है, तो उसको गुड्स नहीं बोलते हैं। द टर्म गुड्स रिफर्स टू मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज का मतलब होता है व्यापार। गुड्स का मतलब होता है व्यापार करना, कमोडिटीज, वस्तु, आर्टिकल्स या फिर थिंग्स टू विच अ ट्रेडर ट्रेड्स। मतलब क्या हो रहा है, जैसे मिस्टर ओम जो है, इन्होंने फर्नीचर बनाया, फर्नीचर बना के उसको क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं। ठीक है, किसको बेचा है? इन्होंने अपने कस्टमर को बेचा, तो इनके लिए, मिस्टर ओम के लिए ये फर्नीचर क्या है, गुड्स है। लेकिन यही फर्नीचर मिस्टर जय ने क्या किया, अपने घर पे लेके आए, खुद के लिए यूज किया। तो ये जो फर्नीचर है मिस्टर जय के लिए गुड्स नहीं हुआ, इन्होंने वो खुद के यूज के लिए यूज में लाया, इन्होंने फर्दर बेचा नहीं किसी को। ठीक है, सो इट इज नॉट अ गुड्स फॉर मिस्टर जय, बट मिस्टर ओम के लिए ये फर्नीचर क्या है, गुड्स है, क्योंकि ये बल्क क्वांटिटी में है। हाँ, बहुत सारे फर्नीचर्स ये बनाते हैं और बहुत सारे लोगों को ये डे टू डे बेचते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, तो गुड्स का मतलब भी आपको समझ में आ गया यहाँ पे। दीज आर परचेज्ड और मैन्युफैक्चर फॉर द पर्पज ऑफ सेल एंड टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो मिस्टर ओम ने जो फर्नीचर बनाया है, ये इन्होंने क्या किया, दीज आर परचेज्ड और मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर्ड मतलब होता है कि निर्माण करना, फॉर द पर्पज ऑफ सेल, सेल करने के लिए बनाया ना फर्नीचर, किसने, मिस्टर ओम ने। एंड टू अर्न प्रॉफिट, और प्रॉफिट अर्न करने के लिए उन्होंने फर्नीचर बनाया। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कि गुड्स, दीज आर परचेज्ड और मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, परचेज्ड, यहाँ पे परचेज्ड वर्ड है। समटाइम क्या होता है कि एक दुकानदार जो है मैन्युफैक्चरर से जो है बहुत सारे फर्नीचर परचेज करेगा, और बाद में वो किसी और को बेचेगा। और वो बेचेगा क्यों, टू अर्न द प्रॉफिट। ठीक है, तो उस प्रोडक्ट को भी हम क्या कहेंगे, गुड्स कहेंगे। ठीक है, बट मिस्टर जय, सबका सपोज फर्नीचर भंगार हो जाता है, स्क्रैप हो जाता है, और ये स्क्रैप वाला फर्नीचर को ये जो है किसी कबाड़ी वाले को बेचते हैं, तो उनको उस पर प्रॉफिट होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा उसमें। तो मिस्टर जय ने भी परचेज किया खुद के लिए और सेल कर दिया क्योंकि ये भंगार हो गया, लेकिन फिर भी ये फर्नीचर जो है मिस्टर जय के लिए क्या नहीं है, गुड्स नहीं है, क्योंकि ये बल्क में नहीं हो रहा है, और ना ही इन्होंने स्क्रैप हुआ मतलब खराब हुआ फर्नीचर को जो है प्रॉफिट अर्न करने के लिए बेचा। ठीक है, सो इस तरीके से गुड्स का कॉन्सेप्ट भी हमने सीखा। नेक्स्ट वन इज डेटर्स। A person who has to pay to the business for getting goods and service on credit is known as debtors. A debtors is a person who owes money to the business. मतलब क्या, मिस्टर अमन जो है ये डेटर है। क्यों डेटर है? क्योंकि इन्होंने 8,000 का फर्नीचर परचेज किया है मिस्टर ओम से ऑन क्रेडिट, 30 दिन की उधारी पे। 30 दिन के बाद मिस्टर अमन जो है 8,000 रुपये दे देंगे मिस्टर ओम को, बट अभी जब इन्होंने परचेस किया तभी तो तुरंत नहीं दिया था। ठीक है, तो मिस्टर ओम का नाम, मिस्टर अमन का नाम जो है, मिस्टर ओम जो है डेटर्स की लिस्ट में लिखेंगे। सो आपको यहाँ पे डेटर्स का मतलब समझ में आ गया। अ पर्सन हु हैज टू पे टू द बिजनेस, मिस्टर पर्सन हु हैज टू पे टू द बिजनेस, मतलब अमन को बिजनेस जो है, ओम का जो बिजनेस, उसमें 8,000 रुपये इनको पे करना है, पेबल है। फॉर गेटिंग गुड्स, उन्होंने गुड्स लिया था, या फिर सर्विस। सर्विस का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे जहाँ पे हम लोग कोई सर्विस अवील करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप किसी होटल में जाते हो और उधारी पे जो है खाना खा के आते हो, तो आपने क्या किया, वहाँ पे कोई गुड्स तो परचेस नहीं किया, बट आपने वहाँ पे क्या किया, होटल की सर्विस आपने यूज़ की, मतलब वहाँ का खाना खाया, वहाँ का वाटर पिया। ठीक है ना, सो उसको सर्विस बोलते हैं। तो ये सब क्या होता है, उधारी पे होता है, तो उसको हम लोग जो है डेटर्स के टर्म्स में उन सब के लिए डेटर्स का एक टर्म्स यूज किया जाता है।
अ डेटर इज अ पर्सन हु ओज मनी टू द बिजनेस। डेटर का मतलब होता है कि एक पर्सन जिसे देना है पैसा बिजनेस को, टू द बिजनेस, जहां से उसने गुड्स एंड सर्विस ली है। आइए एक और टर्म्स देखते हैं, बैड डेब्ट्स। एन इरिवोकेबल अमाउंट, क्या बोल रहा है, एन इरिवोकेबल अमाउंट फ्रॉम अ डेटर इज नोन एज बैड डेब्ट्स। इट इज अ रेवेन्यू लॉस टू द बिजनेस। सपोज मिस्टर अमन ने 8,000 का फर्नीचर तो ले लिया मिस्टर ओम से, बट होता क्या है, मिस्टर अमन का कुछ नुकसान हो जाता है, हाँ, वो बीमार हो जाते हैं, या फिर ऐसे कुछ हालात हो जाते हैं कि मिस्टर अमन के पास पैसा नहीं आया, 30 दिन क्या 3 पूरे साल भर पैसा नहीं आया, और मिस्टर अमन ने जो है 8,000 रुपये मिस्टर ओम को देने से मना कर दिया, या फिर कुछ ऐसे हालात हो गए, जैसे मिस्टर अमन का एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, मिस्टर अमन का एक्सीडेंट हो गया, तो अब वो कहाँ से पैसा कमाएंगे, कहाँ से देंगे मिस्टर ओम को। सो ये पैसा क्या हो गया, इरिवोकेबल हो गया, इरिकवरेबल हो गया। ठीक है, तो आप वो रिकवर कर नहीं पा सकते हैं। कौन नहीं रिकवर कर सकता है, मिस्टर ओम। ठीक है, या फिर मिस्टर अमन का सपोज डेथ हो गया बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंट, तो अभी ये 8,000 मांगने के लिए वो कहीं ऊपर तो जा नहीं सकते मिस्टर ओम, तो 8,000 क्या हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया। ठीक है, वो पैसा आने वाला नहीं है, तो इस ऐसे अमाउंट को हम लोग बैड डेब्ट्स बोलते हैं। इट इज़ अ रेवेन्यू लॉस, ये कंप्लीटली जो है उनका इनकम का लॉस है। ठीक है, सो नेक्स्ट वन, एक छोटा सा यहाँ पे क्रेडिटर्स भी मैंने दिया है आपको। क्रेडिटर्स जो है एग्जैक्टली डेटर्स का अपोजिट होता है। मतलब क्या, मतलब कि मिस्टर ओम अगर जो है, मिस्टर ओम जो है अपने फर्नीचर को बनाने के लिए सपोज कुछ वुड्स वगैरह जो है, या कुछ रॉ मटेरियल जो है किसी से परचेज करते हैं, एक्स वाई जेड पर्सन से उधारी पे, और उसको बाद में पैसा देंगे। जब तक मिस्टर ओम इस रॉ मटेरियल को वाले को पैसा नहीं देते हैं, तब तक वो रॉ मटेरियल वाले का नाम जो है उनको एज अ क्रेडिटर्स की लिस्ट में लिखना पड़ेगा, तो उसको क्रेडिटर्स कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो यहाँ पे हम लोग हमारी स्टोरी ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। तो टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स में अभी हम लोग बुक्स में क्या क्या दिया हुआ है वो पढ़ लेते हैं। हालांकि स्टोरी लाइन में ये सब हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन टू पर्सन्स और पार्टीज फॉर मनी और मनीज वर्थ इज नोन एज ट्रांजेक्शन्स। उसे हम लोग ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। मतलब लेन देन किसे कहा जाता है, जब एक्सचेंज होता है गुड्स। ठीक है, जैसे फर्नीचर मिस्टर ओम के पास था, उनका फर्नीचर जो है मिस्टर जय ने परचेज किया, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो गया। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स हुआ विथ रिस्पेक्ट टू मनी, पैसा दे के उन्होंने गुड्स खरीदा। एंड सर्विसेज, जब आप होटल में जाते हो तो वहाँ पे हो जो है खाना खाते हो, तो वहाँ पे आपको सर्विस मिलती है, वहाँ पे आपको गुड्स नहीं मिलता है। ठीक है, हाँ, डॉक्टर के पास आप जाते हो तो वहाँ पे आपको कंसल्टेंसी सर्विस मिलती है, गुड्स नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन बदले में आप क्या देते हो, पैसा देते हो ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन टू पर्सन्स और पार्टीज। हाँ, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर ओम थे, मिस्टर जय थे। ठीक है, तो वैसे हो गया ये बिटवीन टू पार्टीज और बिटवीन टू पर्सन्स और पार्टीज फॉर मनी और मनीज वर्थ इज नोन एज ट्रांजेक्शन्स, उसको ही हम लोग ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। फिर उसके बाद जो है मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स के बारे में आपके बुक्स में ऐसा दिया हुआ है कि द ट्रांजेक्शन्स विच इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स। डायरेक्टली का मतलब ये होता है मनी का, मनीज और मनीज वर्थ डायरेक्टली। डायरेक्टली इन्वॉल्व का मतलब क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट परचेज किया और सामने से पैसा दिया, दैट इज द डायरेक्टली। और इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है कि आपने गुड्स तो परचेज कर लिया, बट अभी जो है इनडायरेक्टली आप जो है उसको पैसा बाद में देने वाले हो। ठीक है, इसको तो उससे भी हम लोग जो है मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ही कहेंगे। ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो है सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, कैश ट्रांजेक्शंस। अ बिजनेस transaction in which cash is paid or received immediately is known as cash transactions। मतलब एक व्यापारी जब व्यापार करता है
तो उसके अंदर जो भी लेन देन होती है जिसके अंदर की कैश पेड किया जाता है या फिर रिसीव्ड किया जाता है। पेड कभी करेंगे बिजनेस में कैश, जब हम लोग रॉ मटेरियल, एक बिजनेसमैन जब रॉ मटेरियल खरीदेगा मतलब कच्चा माल खरीदेगा तो सामने से कैश पेड करेगा। और रिसीव्ड या फिर उसको कैश रिसीव्ड कब होता है, जब उस कच्चे माल से वो एक अच्छा सा प्रोडक्ट बना के मार्केट में सेल करेगा तो उससे जो है गुड्स के सामने से पैसा मिलता है। ठीक है, तो और रिसीव्ड इमीडिएटली इज नोन एज कैश ट्रांजैक्शन। तो इस प्रकार के लेन देन को हम कहते हैं कैश ट्रांजैक्शंस। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश एट ₹15,000, आपने 15,000 रुपया कैश दे के गुड्स खरीदी किया, तो इस लाइन को हम लोग, इस प्रकार के लेन देन को हम लोग कैश ट्रांजैक्शंस बोलेंगे। पेमेंट ऑफ सैलरी एट ₹5,000, 5,000 पे हमने पगार का पेमेंट किया, सैलरी दिया। ठीक है, तो ये भी जो है खर्चा जो है इसमें भी मनी का इन्वॉल्वमेंट है। नेक्स्ट वन इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्रेडिट का मतलब होता है उधारी। अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन इज वन इन विच कैश इज नॉट पेड, जहां पे कैश हम लोग पेड नहीं कर रहे हैं, या फिर रिसीव्ड इमीडिएटली, कैश तुरंत नहीं मिलता है एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन, जिस समय वो लेन देन होती है। बट इट इज पेड, लेकिन फिर भी वो पेड करना पड़ता है, या फिर कैश मिलता है, रिसीव्ड होता है एट अ लेटर डेट। ठीक है, ये भी मैंने आपको मेरे स्टोरी लाइन में समझा दिया था। ठीक है, एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर अमन। अमन को मिस्टर ओम ने गुड्स सोल्ड किया 8,000 का उधारी पे। ठीक है, तो ये क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, सोल्ड मशीनरी टू मिस्टर अमर सिंह ऑन क्रेडिट एट ₹20,000, 20,000 रुपया के उधारी पे हमने अमर सिंह को जो है मशीनरी बेची, तो ये भी क्या है, ये भी आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, सो इस तरीके से जो है हम लोग ने देखा मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस को ही हम लोग जो है अकाउंट्स में लिखते हैं, दैट मींस कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। ठीक है, बाकी क्या जो दूसरा ट्रांजेक्शन था बार्टर वाला, उसको हम लोग अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस। तो नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस में आपको दिया गया है द ट्रांजेक्शंस विच डज नॉट इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस। मतलब क्या कि एक ऐसा ट्रांजेक्शन जिसके अंदर पैसे का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होता ही नहीं है, तो ऐसे लेन देन को हम कहते हैं नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस। एन एक्सचेंज ऑफ वन थिंग अगेंस्ट अनदर थिंग इज कॉल्ड एज बार्टर ट्रांजेक्शंस। एक चीज के बदले में आपको दूसरी चीज मिलती है सामने से, तो इसे हम लोग कहते हैं बार्टर ट्रांजेक्शंस। तो बाकी का अकाउंटिंग टर्म्स में हम देखेंगे एंट्री। एंट्री का मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ए बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन द प्रॉपर फॉर्म और मेथड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इट इज कॉल्ड एन एंट्री। ठीक है, मतलब कि जो भी डे टू डे ट्रांजेक्शंस होता है बिजनेस के अंदर, उसको जो लिखने का जो तरीका होता है, उस तरीके को हम लोग जो है, उस तरीके के लिए जो है हम लोग जो है उस स्टाइल को बोलते हैं एंट्री। एंट्री का मतलब होता है कि डे टू डे जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसको बुक्स में लिखो, दैट इज द एंट्री। ठीक है, एक बार वापस से पढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ ए बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस के अंदर जो भी लेन देन हुआ है उसको लिखना इन द प्रॉपर फॉर्म, एक प्रॉपर फॉर्मेट में या फिर एक प्रॉपर तरीके से नियम के अनुसार, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एन एंट्री। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है सेकेंड ऑप्शन आपको दिया गया है नरेशन। पढ़ लेते हैं, फिर ये मैं आपको समझाता हूँ। मैं नरेशन, नरेशन का मतलब क्या होता है, विवरण, मतलब कि डिटेल्स, ब्रीफ। अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शंस फॉर विच एन एंट्री इज पास्ड इज कॉल्ड एज नरेशन। मतलब कि बिजनेस में कुछ लेन देन हुआ है और उसको डिटेल में अकाउंट्स के अंदर, अकाउंट्स की बुक में लिखना ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जब आप ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ उस एंट्री को रिकॉर्ड करोगे बुक्स में, तो उस ब्रीफ एक्सप्लेनेशन को ही नरेशन बोलते हैं। इट इज ऑलवेज गिवन इन अ ब्रैकेट
उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, ये ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है नरेशन। सो इट इन अ ब्रैकेट्स, it is always given in the brackets below the journal entry and it is usually starts with the word being or for। देखिए यहाँ पे जो है आपको एक जर्नल एंट्री दिया गया है, एक तरीका दिया गया है, एक फॉर्मेट दिया गया है एंट्री का। लैपटॉप अकाउंट डेबिट 50,000, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू बैंक। यहाँ पे लिखा गया है कि बीइंग परचेज ऑफ लैपटॉप बाय चेक एट 18% GST, यानी कि क्या है कि परचेज किया गया है लैपटॉप, ठीक है, चेक पेमेंट के द्वारा, और जो है उसमें 18% GST लगा हुआ है। तो टोटल लैपटॉप कितने का परचेज किया भाई आपने? 59,000 का, ठीक है। उसमें से 50,000 का लैपटॉप है और 4,500 का क्या है आपका, जो है GST लगा हुआ है। सेंट्रल CGST है और स्टेट GST है, ठीक है। सो इसको जो है थोड़ा सा ब्रीफ में लिखने के लिए जो है, थोड़ा ब्रीफ में यहाँ पे लिखा हुआ है बीइंग परचेज ऑफ लैपटॉप बाय चेक, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से जो है हम लोग जो है अकाउंट्स में एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, जैसा आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो। तो ये जो पार्ट है ब्रैकेट का, इसको बोलते हैं नरेशन। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी आपने लिखा हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे एंट्री। और ये सब जो नंबर्स वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब आपका डिटेल है परचेस ऑफ लैपटॉप का, और इसे हम लोग बोलेंगे कैश ट्रांजैक्शंस, ठीक है। सो आगे जो है आपको दिया गया है गुड्स। द टर्म गुड्स रिफर्स टू मर्चेंडाइज, मतलब कि गुड्स का मतलब होता है कि गुड्स का मतलब होता है मर्चेंडाइज, मतलब कि व्यापारिक रूप से उसको जो है बाइंग एंड सेलिंग करना। कमोडिटीज मतलब कि वस्तु, आर्टिकल्स और थिंग्स इन विच अ ट्रेडर ट्रेड्स। एक व्यापारी जो होता है वो क्या करता है, गुड्स खरीदता है और बेचता है, ठीक है, या फिर गुड्स बनाता है और बना के फिर किसी को बेचता है। तो इसे हम लोग ट्रेड बोलते हैं, ट्रेडिंग, ठीक है। ट्रेडर जो है गुड्स जो है लेके आएगा और फिर बाद में उसे किसी और को बेचेगा, तो इसे बोलते हैं ट्रेडिंग, ठीक है। ट्रेडिंग का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। दीज आर परचेज्ड और मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। गुड्स जो है या तो परचेज करेगा या फिर वो बनाएगा, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ सेल, सेल करने के लिए गुड्स बनाएगा, सेल करने के लिए गुड्स को परचेज करके लाएगा। एंड टू अर्न प्रॉफिट, और उसे जो है वो सेल किस लिए करेगा कि वो उस पर कुछ पैसा कमा सके। सो गुड्स का मतलब क्या होता है कि गुड्स का मतलब होता है कि मर्चेंडाइज करना, मतलब व्यापार करना गुड्स का, कमोडिटीज का, आर्टिकल्स का। मैं आपको यहाँ पे एक बार प्लेन लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ कि गुड्स का मतलब हमेशा ऐसा समझना कि जो चीज़ आप बल्क में खरीदी करते हो या बल्क में बनाते हो, ठीक है, क्यों बनाते हो? ताकि आप उसको बेच के कुछ पैसा कमा सको, ठीक है। सो उसे हम लोग जो है गुड्स बोलेंगे। आप घर के अंदर एक कपड़ा खरीद के लाते हो, ठीक है, स्टोर से, तो वो उसका पर्पस क्या होता है? सेल्फ यूज का होता है, ठीक है, ना कि आप उसको परचेस किए हुए कपड़े को कहीं और पे बेचोगे। सो आपके लिए वो कपड़ा जो है कपड़ा है, गुड्स नहीं है। लेकिन एक दुकानदार के लिए, क्लोथ स्टोर्स के लिए वो कपड़ा जो है गुड्स है, क्योंकि वो परचेस करके लाएगा कपड़े को और फिर बाद में जो है अपने कस्टमर्स को बेचेगा। ओके, सो गुड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको। देन यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है। मशीन्स आर गुड्स फॉर द केमिस्ट, सॉरी, मेडिसिन्स आर गुड्स फॉर द केमिस्ट। एक दवाई की दुकान पे जो केमिस्ट होता है उसके लिए जो मेडिसिन है वो क्या है? गुड्स है। क्यों भाई उसके लिए गुड्स है? क्योंकि वो मेडिसिन बेच के जो है प्रॉफिट अर्न करेगा, और उसके पास मेडिसिन बहुत सारी होती है। लेकिन यही मेडिसिन जब एक पेशेंट अपने घर पे लेके आता है तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए लेके आता है, मतलब खुद की यूज के लिए लेके आता है, ठीक है। वेजिटेबल्स आर गुड्स फॉर द वेजिटेबल वेंडर। एक सब्जी बेचने वाले के लिए जो सब्जी है वो गुड्स है। क्यों भाई गुड्स है? क्योंकि उसे भी जो है सब्जी बेच के जो है क्या कमाने का है? उसे भी पैसा कमाना है, ठीक है। तो उसके लिए वो वेजिटेबल वेंडर के लिए जो है वो क्या है? गुड्स है। पार्ट्स लाइक टायर्स,
engine, gearbox, cables are produced by a vehicle manufacturer like Bajaj Auto, Hero Motors. अभी जो है बजाज ऑटो, हीरो मोटर्स, ये लोग क्या बोलते हैं, ये लोग क्या करते हैं, इंजन, गियर बॉक्स, टायर्स, केबल्स, ये सब ये लोग बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये लोग किस लिए मैन्युफैक्चर करते हैं, ताकि ये जो है दुकानों में बेच सके, ठीक है, तो उनके लिए भी ये गुड्स है। लेकिन एक मोटरसाइकिल जो पर्सन चला रहा है अपने घर में, जब वही इस पार्ट्स को लेके आता है अपने अपने मोटरसाइकिल को रिपेयर करने के लिए, तो उसके लिए ये गुड्स नहीं है, ठीक है। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे कैपिटल एंड ड्राइंग्स, कैपिटल एंड ड्राइंग्स में आपको बताया जा रहा है कैपिटल, ये हमने हमारे स्टोरी लाइन में देखा था। कैपिटल, द अमाउंट, द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। जो कंपनी का मालिक होता है, जो बिजनेस का मालिक होता है, वो जो भी पैसा अपने घर से लाके बिजनेस में शुरुआत में लगाता है, उस अमाउंट को हम लोग जो है कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। शुरुआत में ही नहीं, जब भी बिजनेस के अंदर उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी और वो अपने घर से, अपने खुद के पॉकेट से पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, लगाएगा वो, ठीक है, बिजनेस को रन करने के लिए, तो उस अमाउंट को हम लोग कैपिटल ही बोलेंगे। एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर द लाइबिलिटीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल। द इक्वेशन फॉर दिस, इसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। मतलब क्या, कि अगर जो बिजनेसमैन ने जो है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, इसका मतलब ये हो गया कि आपके बिजनेस के अंदर जो है, सपोज 10,000 रुपये का एक एसेट्स है, कंप्यूटर है, और सपोज 6,000 रुपये का जो है आपको किसी को पैसा पे करना है, ठीक है। तो दोनों को माइनस करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा, दैट इज द कैपिटल। तो इसी को यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर द लाइबिलिटीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल। द इक्वेशन फॉर दिस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज, अच्छा ना, इसमें एक और चीज है, कैपिटल इज अ लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस as this amount is payable by the business enterprise to the owner at the time of closure of the business। मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जो बिजनेसमैन ने अपने घर से टाइम टू टाइम पैसा ला के उसने बिजनेस में रखा, इन्वेस्ट किया, तो जिस दिन वो बिजनेस बंद करेगा, तो उसने जितना भी पैसा अपने घर से लाया है, वो पैसा उसको वापस से मिलना चाहिए, ठीक है। सो इसलिए जो है यहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि जो भी अमाउंट बिजनेसमैन अपने घर से लाके इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर टू रन द बिजनेस, उस अमाउंट को जो है हम लोग कैपिटल तो कहेंगे, लेकिन ये कैपिटल जो है लाइबिलिटी होता है। लाइबिलिटी बोले तो एक तरीके से कर्जा होता है बिजनेस में, ठीक है। क्यों कर्जा होता है, क्योंकि जब भी बिजनेस बंद होगा, जिस दिन भी बिजनेस बंद होगा, तो बिजनेसमैन ने जितना भी अपने पॉकेट से पैसा लगाया, वो पैसा वो वापस लेके जाएगा अपने घर पे, है ना, ठीक है। इसके लिए कैपिटल को लायबिलिटी कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स भी हमने देखा था हमारे स्टोरी लाइन में। ड्राइंग्स का मतलब हमने ये देखा था कि द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स, एसेट्स एक्सेट्रा विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर फॉर द पर्सनल यूज कॉल्ड एज ड्राइंग्स। मतलब कि जो भी अमाउंट, जो भी कैश या फिर गुड्स या फिर कोई एसेट्स जो है वो निकाल के लेके जाता है बिजनेसमैन, फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस में से ओनर लेके जाता है, जो बिजनेस का मालिक है वो लेके जाता है पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम लोग कहेंगे ड्राइंग्स। एग्जाम्पल, प्रोपराइटर पेज कॉलेज फीस फॉर हिज सन, ठीक है, कंपनी के पैसे से जो कंपनी का मालिक है उसने अपने बच्चे का स्कूल का फीस पे किया, कॉलेज फीस पे किया, या फिर पे फॉर हिज मेडिकल एक्सपेंसेस, उसने खुद के मेडिकल एक्सपेंसेस जो है, जो उसका था वो उसने कंपनी के पैसे से पे किया। मोबाइल बिल भी जो है उसने अपने कंपनी के पैसे से ही पे किया, ठीक है। सो एक्सेट्रा फ्रॉम द बिजनेस, तो ये सब जो है वो अपने कंपनी के बिजनेस से पे कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स बोलेंगे। इस प्रकार के अमाउंट को जो विड्रॉ करेगा, उस अमाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स बोलेंगे। 1.7.3 डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स देखते हैं अभी।
ये भी हमने स्टोरी लाइन में देखा था। अ पर्सन हु हैज टू पे टू द बिजनेस फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिट इज नोन एज डेटर्स। एक व्यक्ति जो कि पे करना है, किसको पे करना है, उसको, बिजनेस को, ठीक है, पेज टू द बिजनेस, क्यों पे करना है, फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विस, उसने प्राप्त किया है गुड्स एंड सर्विस, कैसे प्राप्त किया है, ऑन क्रेडिट, उधारी पे, इज नोन एज डेटर्स। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे, डेटर्स बोलेंगे, डेटर्स। अ डेटर इज अ पर्सन हु ओज मनी टू द बिजनेस। डेटर एक पर्सन होता है जो कि उधारी पे लिया रहता है मनी टू द बिजनेस, बिजनेस को, ठीक है। सो आप लोग बोलेंगे सीधा सीधा नाम क्यों नहीं लिखेंगे उसका, उसको डेटर्स ही क्यों बोलेंगे। भैया बिजनेस में जो है एक पर्सन नहीं होते हैं, हजारों पर्सन होते हैं, तो आप हजारों पर्सन का नाम हमेशा कैसे लोगे, ठीक है। तो उन हजारों पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक टर्म्स दिया गया है, उस टर्म्स का नाम है डेटर, ठीक है। जब भी आपका बॉस आपको बोलेगा एज ऑन डेट डेटर का पोजीशन क्या है, मतलब कि ऐसे कितने लोग हैं जिनका पैसा पेंडिंग है, वो लिस्ट बना के दिखाओ, तो फिर आपको जो है जिन लोगों ने उधारी पे माल लिया है उनका लिस्ट आपको बना के दिखाना पड़ेगा, तो उसको उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डेटर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जो है एग्जैक्टली इसका अपोजिट होता है डेटर्स का। अपोजिट कैसे होता है, अ पर्सन टू हुम बिजनेस हैज टू पे। बिजनेस मतलब व्यापारी को, जिसको पैसा चुकाना है, जिस एक पर्सन को, हैज टू पे, पे करना है, फॉर गेटिंग गुड्स और सर्विस ऑन क्रेडिट इज नोन एज क्रेडिटर। मतलब कि अगर जो हमारे एग्जांपल में मिस्टर ओम ने जो है अपने फर्नीचर को, फर्नीचर बनाने के लिए अगर जो कुछ रॉ मटेरियल, कुछ कच्चा माल खरीदी किया है उधारी पे, ठीक है, तो जिससे भी खरीदी किया है वो सारे पर्सन्स का नाम जो है क्रेडिटर्स की लिस्ट में लिखा जाएगा, ठीक है। तो क्रेडिटर जो है डेटर्स का अपोजिट होता है। अ क्रेडिटर इज अ पर्सन टू whom बिजनेस ओज मनी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है क्रेडिटर, जो है क्रेडिटर का मतलब होता है कि जिससे बिजनेसमैन ने उधारी पे माल खरीदी किया है या फिर उधारी पे सर्विस लिया है, उसे हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज बैड डेब्ट्स। एन इरिकवरेबल अमाउंट, एक ऐसा अमाउंट जो कि इरिकवरेबल है, जिसको कि हम लोग रिकवर नहीं कर सकते हैं, फ्रॉम अ डेटर। फ्रॉम अ डेटर बोले तो इस, इन लोगों से, इज नोन एज बैड डेब्ट्स, उसके हम लोग बैड डेब्ट्स बोलते हैं, ठीक है। आप बोलेंगे क्यों नहीं रिकवर, क्यों नहीं ई रिकवर कर सकते हैं, हमने भाई उसको माल बेचा है तो हमको उससे पैसा लेना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल लेना चाहिए। बट जिसको भी आपने माल बेचा है, सपोज वो एक्सपायर हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया, पागल हो गया, तो आप कैसे उससे पैसा मांग सकते हो, ठीक है। तो वो अमाउंट जो इरिकवरेबल है इन इस प्रकार के लोगों से, उसे हम लोग बैड डेब्ट्स कहेंगे। इट इज अ रेवेन्यू लॉस, इस तरीके से आपका जो है कंप्लीटली प्रॉफिट लॉस हो गया बिजनेस को, ठीक है। तो इसे हम लोग जो है बैड डेब्ट्स बोलते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शंस में आप लोगों को यह लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ आप लोग जो है वो भी लिखिए। और आपके फ्रेंड सर्कल में इस कॉमर्स लीजेंड के इस चैनल को और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये था हमारा अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड लेक्चर्स। तो होप कि आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और इस तरीके से आपने आज के लेक्चर में अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी लेक्चर में आप लोगों ने बहुत सारे नए नए टर्म्स सीखे आप लोगों ने, जैसे डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैड डेब्ट्स, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। तो ये सारे जो टर्म्स थे ये सीखना और जानना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि आगे के बहुत सारे लेक्चर्स में और अकाउंट्स सीखने में आपको ये सारे टर्म्स जो है जगह जगह दिखाई देंगे, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया है, तो आगे के बहुत सारे नई नई चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी, और आप कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर होगा आपका आगे के लेक्चर में। तो जाने से पहले एक बार आप सभी स्टूडेंट्स से और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है कॉमर्स लीजेंड चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल्स में जो है इसे शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। और कमेंट सेक्शंस में आप लोग
को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे एक नई चीज़ के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग कॉमर्स लीजेंड चैनल।